आज से 4 साल पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हेयर पैच के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। हेयर वीविंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया नाम का एक जो मेरा वीडियो था वो 2017 के जनवरी में मैंने शायद अपलोड किया था और 2020 के मिड 20 तक जो है वो नंबर 1 था मेरे चैनल पर। और अभी शांत पड़ा हुआ है वीडियो, मे भी वो कभी भी बूस्ट हो सकता है फिर से, क्योंकि उसका नेचर यही रहा है, कभी कभी शांत हो जाता है फिर एकदम से बूस्ट होता है। खैर, तो उस वीडियो में मैंने आज से 4 साल पहले, जब आपको यूट्यूब में इतना नॉलेज था ही नहीं, कहीं से भी सच्चाई कोई बता ही नहीं रहा था, उस टाइम मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि हेयर वीविंग जो है आपके डोनर एरिया को बर्बाद करता है, आपको स्किन इन्फेक्शंस की तरफ लेकर जाता है, आपको इनसिक्योर बनाता है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप एक बार फंस गए तो फंस ही गए। उसके लिए आपको और दोगुना कॉन्फिडेंस चाहिए पड़ता है हेयर पैच से वापस बाहर आने के लिए। आज से 4 साल पहले करीब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था और ये सारी चीज़ें अब मुझे सब सामने साबित होते हुए दिख रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था 2017 के स्टार्टिंग में, और अभी मैंने कुछ महीनों पहले भी एक बनाया हुआ था कि हेयर पैच के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो वीडियो बहुत ही अच्छा गया लोगों के बीच में, बहुत पॉजिटिव था, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन एक्चुअल में वो वीडियो कहाँ पहुँच गया? वो वीडियो पहुँच गया जो हेयर पैच के सेंटर्स होते हैं वहाँ तक पहुँच गया, जो हेयर पैच कई सालों से यूज़ कर रहे हैं जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच गया। और वहाँ से मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला और बहुत आलोचना फेस करना पड़ा। कई सारे हेयर पैच के सेंटर्स बोलने लगे, भाई आप इस टाइप के वीडियोस क्यों बना रहे हो, भाई आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बात तो बिल्कुल सही है, अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो सही है वो चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस वीडियो में लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में तो डेथ तक हो जाती है, उस पर कभी बात नहीं करोगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जो साइड इफेक्ट्स है उस पर कभी बात नहीं करोगे। डेफिनेटली इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में बेसिकली हेयर पैच के साइड इफेक्ट्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफेक्ट्स वो आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, और हेयर पैच कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको, कुछ नए केसेस आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, बिल्कुल पार्शियल नहीं रहेगा ये वीडियो, पूरा न्यूट्रल वीडियो रहेगा। मैं ना हेयर पैच को सपोर्ट कर रहा हूँ ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन को। आप अगर ये सोच रहे हो कि छोटे से ग्रेड में अभी आप हेयर पैच यूज़ कर लो और आगे जाके हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लो, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किन किन को हेयर पैच लगाना चाहिए वो भी इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो तो भाई थोड़ा सा मेरे लिए भी मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो बेसिकली हम बात करते हैं, सबसे पहले हेयर पैच के ऊपर ही बात करते हैं। हेयर पैच में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि जो छोटे छोटे ग्रेड होते हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में लोग जो हैं हेयर पैच को पूरा ये जो 6 ग्रेड का शेव करके आपके सर पे जो हेयर पैच चिपका देते हैं, ठीक है ना, वो वीविंग के माध्यम से, मीन्स आपकी जो आजू बाजू के बाल है उनको उनसे सिल के उसका क्लिप सिस्टम रहता है, उसके साथ गॉन सिस्टम रहता है। ये सारी चीज़ें तो आप समझने लगे हो। खैर, इसमें सबसे अच्छा गॉन सिस्टम ही माना जाता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से चिपकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे कुछ स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया था। ये देखिए, इस टाइप का स्किन इन्फेक्शन आना चालू हो गया था। और उसी के साथ साथ आप ये लेटेस्ट देखिए, ये गोंद लगाकर चिपकाने के कारण 3-4 महीने के अंदर ही जो है इस तरीके के फोले पड़ने लगे स्कैल्प के ऊपर। और सबको नहीं होगा ये, लेकिन इस टाइप के लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफेक्ट्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं हेयर पैच में। ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, चलो ठीक है, आप बोल सकते हो कि फिजिकल साइड इफेक्ट है, ठीक है ना, ये नुकसानदायक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और केस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर ये बंदा लिटरली 1st ग्रेड का होगा। देखो जरा इसको, लिटरली 1st ग्रेड का होगा, इसने हेयर वीविंग कराया हुआ था। इसके ऊपर देखो बाल पूरे हैं, ठीक है ना, शेव करके। ये वीविंग मीन्स, वीविंग क्या होता है, ये जो आपके आसपास के बाल होते हैं उसके खींच के जो है ना वो पैच को बुन दिया जाता है। बहुत अच्छा सेटिंग बनता है उसका, बहुत अच्छा सेटिंग मीन्स समय के साथ साथ जाके जब ये बाल बड़े होते हैं तो वो ढीला हो जाता है, तो उसको कटवा के वापस उसको सील के ले आओ तो बहुत अच्छा सेटिंग बैठता है उसका। लेकिन आप ये जरा सोचो, एक बालों को टेंशन देके खींच के रखा हुआ है महीनों पे महीनों, जैसे ही थोड़ा सा वो बाल बड़े होता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, फिर खींच के लगा दिया। देखो जरा इस बंदे के उस पर्टिकुलर एरिया के बाल पूरे झड़ गए हैं, पूरा बॉल्डनेस आ चुका है। ये बंदा क्लिनिक में कांटेक्ट किया, इसको बताया जा रहा है 3000 के प्लस जो है ग्राफ्ट लगेंगे। ऑफकोर्स 3000 के प्लस ग्राफ्ट तो लगेंगे। इसके ऊपर के एरिया में देखो बाल अभी भी हैं, और मेरे भी ख्याल से समय के साथ साथ थोड़ा और ग्रो होगा अगर ये थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लें। लेकिन इतने ज़्यादा ग्राफ्ट क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप देखो कि इसके साइड के एरिया के आसपास के बाल पूरी तरीके से झड़ चुके हैं। अब आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बोलता था कि हेयर पैच जो है आपके गंजेपन को बढ़ाता है दोस्तों। अब आप मान के चलो, कई सारे लोग पैसे नहीं होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए, तो बेसिक जो नॉर्मल जो फंडा होता है कि भाई पैसे नहीं है, फ्यूचर में जब पैसे होंगे तब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेंगे, अभी हम हेयर पैच लगा लेते हैं। अब बहुत यंग एज में हेयर पैच लगाना शुरू करें तो बहुत बढ़िया हाई डेंसिटी दिखता है, कई लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं हेयर पैच, कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ भाई क्या बाल है मेरे सर पे, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, यही होता है कि भाई तुम्हारा डोनर एरिया फ्यूचर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार नहीं रहता। ये बंदा देखो, इसने ज़बरदस्ती में जो है ना, मुझे तो लगता है कि इस बंदे को हेयर पैच की ज़रूरत भी नहीं थी। ये थोड़ा सा बाल बड़े करके मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेता तो भी इसके बाल जो है ना मेरे ख्याल से टिके जाते, लेकिन ये ज़बरदस्ती का डेंसिटी के चक्कर में इसने हेयर पैच लगवाया। और जो इसका ये जो एरिया है यहाँ देखो, ये पूरा जो है बाल इसके झड़ चुके हैं और यहाँ पे अब ट्रांसप्लांट ही होगा। तो ये चीज़ें होती हैं हेयर पैच में। ये हेयर पैच सेंटर वाले जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये, तुमको ये लगता है कि भाई लॉन्ग रन में मतलब 2 साल चल जाएगा आपका, ठीक है ना। जो नेचुरलिटी के लिए 1 साल, मिनिमम 1 साल के 7-8 महीने के आसपास जो है ना आपको उसके बाद बदलना पड़ता है। अगर आप रफ लाइफ स्टाइल जीते हो तो और भी जल्दी हो सकता है आपको बदलना पड़े। जो कपिल शर्मा होते हैं, अमिताभ बच्चन होते हैं, इनके ऊपर पूरी तरीके से एक टीम बैठी हुई है इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक ना। और दूसरी चीज़ इनके पूरा स्कैल्प का ध्यान रखा जाता है, पूरी टीम है, तब जाके ये वो चीज़ मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया था कि बहुत पहले कि ये इस तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है और इस टाइप के देखिए अब फोले भी पड़ना चालू हो गया, जो कि मैंने 2017 की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। और अब देखिए डोनर एरिया किस तरीके से बर्बाद होता है। ये बंदा कितना यंग है, डोनर एरिया भी जोरदार डोनर एरिया है यार, जोरदार डोनर एरिया है। और उसी के साथ साथ इसका जो एग्जिस्टिंग हेयर्स भी अच्छे खासे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अगर मेडिसिन लेके दवाई ले ले तो हो सकता है थोड़ा बहुत हेयर लाइन में ही इसका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। अगर बाल इससे ज़्यादा नहीं आते तो मे भी थोड़े और ज़्यादा ग्राफ्ट लग जाएं। बाकी इस बंदे को ज़रूरत भी नहीं थी हेयर पैच की, ज़बरदस्ती का जाके अपना डोनर एरिया बर्बाद करवा कर आ गया। उसी के साथ साथ अब आपके मन में ये आ सकता है कि भाई तो फिर हेयर पैच कौन लगवाएगा? अमिताभ बच्चन लगा रहा है, ये कपिल शर्मा लगा रहा है, हिमेश रेशमिया लगा रहा है, तो कौन लगाए हेयर पैच? बेसिकली हेयर पैच वो लोग लगाओ जो अपने डोनर एरिया या तो बचा नहीं है या फिर डोनर एरिया से कोई मतप्यार ही नहीं है। तुमको पता है बर्बाद होता है हो जाना, तो मेरे को सर्जरी नहीं करानी है, सर्जरी से मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए कहीं से भी प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरे डिस्क्लेमर्स हमेशा हर वीडियो में रहते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि ये चैनल जो है आपको कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करता। ये आपका खुद का निर्णय होता है। तो ये मत समझिएगा ये वीडियो जो है मैं किसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक को बेनिफिट पहुँचाने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो मार्केट है उसको बूस्ट करने के लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका खुद का निर्णय है। ये वीडियो से अगर आप सहमत हो तो लाइक कीजिए, नहीं हो सहमत तो डिसलाइक कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हेयर पैच यूज़ करना है तो जिसको डोनर एरिया बचा नहीं है वो यूज़ करो। और यूज़ करने के लिए आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि अब जब चाहे जो है ना वो निकाल के अपना साफ़ सफाई अच्छे तरीके से करके वापस स्मार्टली उसको नेचुरल तरीके से पहन सको, तभी आप हेयर पैच के लिए जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डोनर एरिया नहीं है, आप गंजापन से आप परेशान हो चुके हो, तो आप थोड़ा सा सीखो उस सेंटर में जाके किस तरीके से हेयर पैच को चेंज किया था, ये सारी चीज़ें सीखो। लेकिन ये दिमाग में डाल के रखो कि तुम्हारा डोनर एरिया अगर ख़त्म है, बिल्कुल बकवास है, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और अगर तुमको डोनर एरिया से प्यार ही नहीं है, तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, झड़ता है तो झड़ जाने दो, बाल पर डोनर एरिया बर्बाद होता है बर्बाद हो जाने दो, मेरे को तो भाई सर्जरी खून खराबा नहीं चाहिए। अगर ये माइंड सेट है और अगर तुम कई डॉक्टर से काउंसलिंग कर चुके हो, लोगों से पूछ चुके हो, उसके बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर हेयर पैच। उसके अलावा जो लोग जो है एक गंजेपन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मेक श्योर आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन को दो। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन मान के लो आज के 10 साल बाद जो है आपका झड़ भी जाए तो भी हेयर पैच का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। और अगर डोनर एरिया मौजूद है तो एक और में भी आप सेशन ले सकते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, फिर से रिफिलिंग करा सकते हो। और बिल्कुल डोनर एरिया जब बर्बाद हो जाए उसके बाद आप हेयर पैच यूज़ कर लो। तो ये आपका बेसिक सीक्वेंस होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो इससे ये हो जाएगा आपका कि लॉन्ग रन में आप अपने बाल सर पे बाल पा पाओगे। लेकिन क्या रहता है जब हेयर पैच यूज़ करते करते आदमी जब परेशान हो जाता है ना, उसके बाद उसको लगता है चलो यार फालतू में हेयर ट्रांसप्लांट इतने लोग करा रहे हैं यार, ठीक है ना। ये मेरा खुद का देखो, मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिखने लगा, ये बंदा भी तो ठीक दिख रहा है, थोड़ा डेंसिटी कम दिखेगी, यही करा लेते हैं। लेकिन जब तुम ऐसे जाते हो तो तुम्हारा डोनर एरिया बर्बाद हो चुका होता है। मीन्स अगर तुम सीक्वेंस में सबसे पहले हेयर पैच को रखते हो और उसका सोचते हो भविष्य में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराओगे, तो ये याद रखो हेयर पैच का मतलब ये तो 101% कन्फर्म है, तुम अपने डोनर एरिया को डैमेज करोगे ही, करते ही जाओगे, ठीक है। हेयर पैच का मतलब सिंपल यही है, ठीक है। अब अगर तुम 6-7 ग्रेड के हो तो मे बी तुमको वो जो है ना शेव करने की ज़रूरत ना पड़े, वो टेप गॉन से बस चिपका दे, ठीक है ना। लेकिन वीविंग वगैरह से जो है ना आपका डोनर एरिया बर्बाद होता ही जाता है। उसके साथ साथ आज के वीडियो में आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी बात कर देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बेसिक जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो यही होता है कि स्वेलिंग आता है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफेक्ट्स में मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक से करा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट, जहाँ पे आपका प्रॉपर प्रोटोकॉल के माध्यम से मेडिकल टेस्ट लिया
लिया गया है, आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो लिया गया है, ठीक है ना, तब जाके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जब आप जाते हो। ये झोला छाप हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जब एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करते हो उसके बाद आपके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं। स्वेलिंग बहुत कॉमन चीज़ है, स्वेलिंग आता ही है क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया आपको इंजेक्ट किया जाता है वो नीचे जाता है, तो स्वेलिंग आना बहुत ही स्वाभाविक है। ब्लड लॉस होता है, शरीर से थोड़ा सा खून बहता है, ये भी एक कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ही मान लो कि शरीर से कुछ ना कुछ शरीर को कमजोरी कर रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन उतना बहुत ब्लड लॉस तो जितना हम ब्लड डोनेट करते हैं करीब करीब उतना ही के आसपास ब्लड लॉस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है पेन वगैरह से तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ पेन कम ज़्यादा सबको होता रहता है, किसी को कम किसी को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ था, कई लोगों को पेन बिल्कुल माइन्यूट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसके बाद जो है ना पिंपल्स आना चालू हो जाता है, समय के साथ साथ पिंपल्स आएंगे, जो पिंपल्स आपको बहुत ही कॉमन है, पिंपल्स तो नॉर्मली हमको भी आते हैं, वो बहुत माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं। बीच में कुछ लोगों को जो है ना आँखों की रोशनी कम होना भी पाया गया है। मेरा जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें मेरे आँखों की रोशनी में भी मुझे फ़र्क पड़ा था, ठीक है ना। बेसिकली वो इसीलिए होता है कि वो जो लोकल एनेस्थीसिया नीचे जाता है तो आँखों की रोशनी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो बिल्कुल टेम्प्रेरी साइड इफेक्ट है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी लंबे समय के लिए नहीं चलता है, कुछ दिन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आपको जो है ना क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया स्कैल्प पे इंजेक्ट किया गया है तो आपको जो है ना सेंसेशन नहीं होता, मीन्स जो दर्द सहने की मीन्स स्पर्श के जो सेंसिटिव जो नर्व्स होते हैं ना वो डैमेज कर दिए जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से, तो उसको रीजनरेट होने में 2-3 महीने का टाइम अच्छे से लगता है। तो हो सकता है कई लोगों को 1 महीने, कई लोग 15 दिन, कई लोगों को 2 महीने तक यहाँ पे आपके सर्जरी वाले एरिया में स्पर्श या जो टच सेंसेशन होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे को कभी कभी यहाँ पे मच्छर काटता तो मैं खुजाता था, तो बेसिकली वहाँ पे मुझे मज़ा ही नहीं आता था, वो खुजली का एहसास ही नहीं होता था। तो ये बेसिकली एक और साइड इफेक्ट के अंदर आता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। उसके साथ साथ आप लोग ऑफकोर्स यही बोल रहे हो कि भाई डेथ भी हुई है कई लोगों की। उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी एक्टर का जो है पूरा गैंग्रीन हो गया था, एक बंदे का आँख चला गया था, एक बंदा का और मुंबई में डेथ हो गया था, ठीक ना। तो ये सारे केसेस में आप देखेंगे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल और अच्छी तरीके से जो है ना पेशेंट को ट्रीट ही नहीं किया गया। जो पाकिस्तानी एक्टर का हुआ था उसके दोस्त ने बोल दिया चल भाई कर देता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट के एक शुगर बीपी पेशेंट को बंदे को जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई वाले बंदे का जो है एक दिन में 9 से 10 हज़ार के आसपास ग्राफ्ट इम्प्लांट करने का कोशिश किया जा रहा था, जबकि एक दिन में अभी के समय में डॉक्टर्स जो है 4,000 के आसपास जो है इम्प्लांटेशन बहुत सारे टेक्नीशियंस मिलके कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ क्लिनिक भी बिल्कुल झोला छाप टाइप का लग रहा था। तो मीन्स जितने भी ये केसेस हुए हैं उन केसेस में अगर आप डीप में जाएंगे तो प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं, कहीं भी प्रोफेशनलिज्म ही था ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिनिक में भी चांसेस होते हैं कि आपका कुछ हो जाए, डेथ भी होने के चांसेस होते हैं, तभी कंसेंट फॉर्म साइन कराए जाते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे काम करता है। मीन्स आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो, तो मैंने बार बार ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो एक चांस होता है कि आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए। आप फ्लाइट में जा रहे हो तो चांस है कि वो फ्लाइट क्रैश कर जाए। कितने सारे फ्लाइट क्रैश कर रहे हैं, किसी बुरे दिन बुरे टाइम पे आप उस बुरे फ्लाइट में पहुंच गए, सबका एक ही भाग्य उस फ्लाइट के लोगों का मिल गया और वो क्रैश हो गया, ये भाग्य के ऊपर है। सेम गोज फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये तो वही बात हो गई कि आप हेयर पैच पहन के रोड क्रॉस कर रहे हो और एक गाड़ी आके आपको उड़ा दे, तो हेयर पैच के कारण भी डेथ हो सकती है। सिंपल यही सेम चीज़ जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन पर भी लागू होता है। कंडीशन अप्लाई अच्छे क्लिनिक से अगर आप कराते हो। अब बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन में, हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कंपैरिजन में कौन सा जो है ज़्यादा साइड इफेक्ट है। डेफिनेटली जो इंटेंसिटी है साइड इफेक्ट का वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा है। मीन्स ब्लड, शरीर कमज़ोर होगा, ब्लड बहेगा, पिंपल्स होंगे, हो सकता है थोड़ी सी नज़रें कमज़ोर हो कुछ दिन के लिए, बहुत रेयरली ये चीज़ होता है। उसका स्वेलिंग आ सकती है, उसके बाद पिंपल्स वगैरह आएंगे, पेन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है साइड, मतलब ये शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर करता है कंपेयर टू हेयर पैच। बट प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर देखो तो लाखों में किसी का बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट आता है। हाँ, पेन वगैरह ये सारी चीज़ें सबके साथ ही होगा, मीन्स इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर ये मतलब बहुत कम टाइम के लिए होगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब अगर हेयर पैच का मान के चलो तो उसमें सबसे मेन चीज़, एक साइड इफेक्ट तो आप मान के चलो कि आपके डोनर एरिया को बर्बाद करता है हेयर पैच। कितने 100 नहीं तो 90% केसेस में, 100 में से 90 लोगों का जो है ना डोनर एरिया बर्बाद करेगा। बाकी 10 लोगों का मैं मान के चल रहा हूँ कि डोनर एरिया कमज़ोर ऑलरेडी है और वो स्मार्ट है या किसी ना किसी तरीके से बचा के किसी तरीके से लेंगे, लेकिन 90% मतलब इतना बड़ा हाई रेशियो है हेयर पैच में साइड इफेक्ट्स का, स्किन इन्फेक्शन का। इतनी गर्मी में आप ये बताओ, हम लोग जो है ना मीन्स हम लोग हॉट ब्लडेड बोलते हैं शायद, मीन्स हमको अगर गर्मी लगती है तो ये पसीना आके हमारा बॉडी अपने आप को ठंडा कर लेता है। जबकि सांप को क्या होता है, सांप हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो जानवर होते हैं इनको ये एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। मीन्स अगर ठंड है तो सांप बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, उसको धूप की ज़रूरत है अपने आप को गर्म करने की, लेकिन हमको ऐसा नहीं है। तो हमारे ये सब कब क्यों होता है, हमारे अंदर ये स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं,
गर्मी लगती है तो पसीना आके ठंडा हो जाता है, तो पसीना कहाँ से निकलेगा? स्कैल के ऊपर से, और स्कैल के ऊपर अपने गोंद लगा के एक आर्टिफिशियल चीज़ चिपका के रखी हुई है। डेफिनेटली आज नहीं तो कल एक लॉन्ग टर्म में आपका कुछ साइड इफेक्ट होने ही वाला है, और वो दिखने भी लगा। ये सारे झूठ तो नहीं है, ये साइड इफेक्ट्स तो दिखना भी लग गया है, ठीक है ना। तो मीन्स जो साइड इफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ना हेयर पैच में बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिटी भले ही कम हो, बट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एक बार सर्जरी कराओ, ठीक है ना, एक बार सर्जरी कराओगे आप, और उसके बाद जो शुरू के 10-15 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी चलो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आप मान के चलो 1 लाख, अब बड़े मैं 7th ग्रेड का मान के चलता हूँ आपको, आप एक 7th ग्रेड के बंदे हो, ठीक है, और आपका जो है करीब 1 लाख रुपए का हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, और आप 7th ग्रेड की बंदे हो, एक दूसरा बंदा है उसने 10,000 रुपये का हेयर पैच पहना। मान के चलो 7th ग्रेड वाले बंदे का 10 साल चलता है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, और ये हेयर पैच वाले का भी 10 साल मान के चलो। तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें ना, इस बंदे ने जो है ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाले बंदे ने 1 लाख रुपये बस खर्च किया अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है ना। उसके बाद जो मिनॉक्सिडिल, ये दवाई ये सब खर्चे तुमको हेयर पैच में भी करना है, टेप खरीदो, गोंद खरीदो, ये सारी चीज़ें तुमको मेंटेनेंस के लिए जाओ, ये सारे खर्चे तुम्हें उसको भी करना है, तो ये खर्चे दोनों में इक्वली पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब 10 साल में हेयर पैच वाला 10 पैच बदल चुका होगा, मे बी 12, मे बी 15, ठीक है ना, लेकिन कितना अनकंफर्टेबल लाइफ जी रहा होगा वो, ठीक है ना, कि मतलब मीन्स अरे यार ये हो गया वो हो गया, उसका स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हेयर पैच के लिए बार बार मेंटेनेंस करवाने के लिए फिर वहाँ पे जाओ, उसके बाद आपको इनसिक्योरिटी, लोगों के बीच में जाने कोई पहचान ना ले, ये सारे इनसिक्योरिटी लेके तुम जी रहे हो 1 लाख रुपये खर्च करके ही। तुम भी 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हो हेयर पैच वाले, लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ मैं 10 साल की, और ये 1 लाख रुपये खर्च करके हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाला 10 साल तक रिलैक्स होके रह सकता है। ऑफकोर्स बीच में हेयर फॉल होगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा। बॉडी अच्छा रहेगा, डाइट अच्छा रहेगा, लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो चलेगा। मीन्स लॉन्ग रन में हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर आपका डोनर एरिया है तो वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बॉल्डनेस का आज के समय में। मेक श्योर अच्छे क्लिनिक से अगर आप कराते हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो दबा के लाइक करो इस वीडियो को, और जिस चीज़ को सही नहीं लगा दबा के डिसलाइक करो, क्योंकि मुझे इस वीडियो से पता तो चल जाएगा कितने लोग हेयर पैच को सपोर्ट करते हैं। और बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 2nd 3rd ग्रेड के हो और हेयर पैच यूज़ कर रहे हो, भाई तुम्हारा ग्रेड बढ़ने ही वाला है फ्यूचर में। तुम अपने गंजेपन को बढ़ा रहे हो, इस चीज़ को आज नहीं तो कल समझो। अब 4 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, अब देखो ये नतीजे दिखने भी लगे हैं, इस चीज़ को समझो। और हेयर पैच की मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हेयर पैच के सेंटर्स हैं वो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बताओ लोगों को कि ये वीविंग जो है, ये वीविंग से गंजापन आता है, बाल झड़ते हैं, क्लिप सिस्टम से भी गंजापन आता है, वो अनकंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीता है, गोंद सिस्टम से इन्फेक्शन हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मैं एक एक चैनल चलाते हुए मैं ये सारी चीज़ें बार बार अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे साइड इफेक्ट अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो ये हेयर पैच की जो सेंटर्स है, आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है ये सारी चीज़ें अपने जो कस्टमर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज़ें बताऊँ, क्योंकि अब बाद में जब बहुत देर हो जाती ना तब बद्दुआएँ मिलती है और हाय मिलती है, ठीक है ना। जो 1 मिनट में क्विक जो दिखाते हैं बिफोर आफ्टर में, वो चीज़ें बस वो वीडियो के लिए ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में तो डेंसिटी में भी बड़े ग्रेड में थोड़ा सा कम मिले आपको, लेकिन बहुत ही रिलैक्स लाइफ रहती है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।